बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 12 अर्थ एंड स्पेस दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट सीखेंगे, ठीक। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहले समझते हैं फोर्स का मतलब क्या होते हैं। तो यकीनन आप जानते ही है कि फोर्स का मतलब होते हैं पुश या पुल, ठीक। तो किसी भी चीज़ को पुश या पुल करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ अप्लाई हो रहे हैं उससे कहा जाता है फोर्स। और इसी तरह ग्रेविटी का मतलब क्या होते हैं। तो इस कायनात के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं मैटर्स है, उन सब में अगर आप देखेंगे तो अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप लेंगे तो वो जो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, फर्ज करें या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक। तो यकीनी बात है दो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी तरफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इसे कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ गए। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होते हैं, इसी को ही एक खास नाम दिया जाता है जिसका मतलब क्या है, ग्रेविटी ही है। जिसका मतलब होते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी को ही ग्रेविटी कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये यकीनी बात है छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो उसमें भी होते हैं, और बहुत बड़े जो साइज के जो मास रखने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो सन है उसको अगर आप देखेंगे तो यकीनन ये सन के गिर्द दूसरे जो प्लानट है, अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, ये सारे जो प्लानट है वो क्या कर रहे हैं, इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सन है इसको अपनी तरफ एक ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई करके इसको अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं। जिस दिन ये ग्रेविटी यहाँ से ख़त्म हो जाए, जो फोर्स है ये अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ये ख़त्म हो जाए, ये अर्थ जो है ना यहाँ से रिवॉल्व करने की बजाय वो क्या होंगे, इधर या उस साइड पे या उस साइड पे चला जाएंगे। फिर यकीनी बात है इससे क्या होंगे ये तो आप जानते ही हैं। तो ये दोनों क्यों एक दूसरे ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक। अब ये इतनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी नहीं है कि ये इसको अपनी तरफ खींच के ना इसके साथ फिर चिपक जाए। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी भी नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी है कि ये अपने इस दूसरे जो प्लानट है उसको इस तरह से रिवॉल्व करने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपने समझना है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे अर्थ है, आप यहाँ पे मौजूद है, या आपने एक आले का यूज़ करके यहाँ से क्या किया है, एक पत्थर को इस तरह अगर आप फेंकेंगे तो यहाँ से थोड़े से दूर जाने के बाद वो नीचे दोबारा अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ही नीचे गिरेंगे, यही है ना। और अगर आप इसके साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इसको फेंकेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस बनिस्बत इसके वो थोड़ा सा दूर जाके वो गिरेंगे। और इसी तरह से आप करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएंगे कि उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये जो स्टोन है वो इसके गिर्द इस तरह से चक्कर लगाना शुरू करेंगे, और ये अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या करेंगे, इस स्टोन को अपनी तरफ इस मदार में रहने देंगे, आगे जाने नहीं देंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपने समझना है। तो इसीलिए सन के गिर्द बाकी प्लैनेट्स भी गर्दिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि ये जो जितना मास ज़्यादा होंगे, मास और वेट हमारा अगला टॉपिक है, हम सीखेंगे। तो जितना इसका मास ज़्यादा होंगे उतना ही उसका जो ग्रेविटी है वो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। जैसे कि सन का अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से बाकी प्लैनेट्स भी इसके गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। और इसी तरह अगर अर्थ की बात करें तो इसका जो ग्रेविटी है बनिस्बत इसके कम है, इसीलिए सिर्फ मून ही इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। अगर इसका सन से भी ज़्यादा होता तो यकीनन बाकी जो प्लैनेट्स से अर्थ के गिर्द इस तरह से घूमते, तो इसका इतना ज़्यादा नहीं है, सन की निस्बत ये कम है। और अगर मून की बात करें तो मून में जो ग्रेविटी है वो अर्थ की निस्बत कम है, ठीक। तो जितना ज़्यादा मास होंगे, जितना ज़्यादा उसका होंगे मास, उतना ही उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास मास एंड वेट। तो इसको डिस्कस करते हैं। मास का मतलब क्या होते हैं। अगर आप इस पूरी कायनात में अगर आप देखेंगे तो यकीनन जितने भी चीज़ें हैं वो सब
किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं, जो कि हमने डिटेल में सीखा था, तो यकीनन आप जानते ही हैं। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, एटम से। एटम्स का जो ग्रुप है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हमने सीखा था मैट्रिक्स। तो ये जो किसी भी चीज़ के अंदर इसकी जो तादाद है, क्वांटिटी है, जो मकदार इसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर ये है, इसको कहा जाता है मास। समझ गए? तो इसका मतलब यह हुआ इसके एटम की जो तादाद है उसी को ही हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। ये जो मास है वो यकीनन जहाँ पर भी आप लेकर जाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जाएंगे तो वो हमेशा सेम ही रहेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम ही रहते हैं, उसके अंदर एटम्स जो है वो हमेशा एक ही मकदार में रहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम किसी भी चीज़ को जो है ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स के सामने लेकर जाएंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट्स, वो जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि अर्थ, अगर हम यहाँ पे अर्थ ही कहूँ तो ये जो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या करेंगे, किसी भी दूसरे चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो ये जो खींचने का जो अमल है, अट्रैक्शन जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। समझ गए? ये चीज़ आपने याद रखना है। वजन जो कि वेट का मतलब क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी दूसरे को अपनी तरफ जिस फोर्स अप्लाई करके जिस हिसाब से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को ही वेट कहेंगे। जैसे कि अर्थ के ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर जाएंगे तो इसका अपना एक वेट होंगे, और अगर इससे छोटा या बड़े मास के साथ, जैसे कि अगर हम मून के ऊपर इस तरह से उसी चीज़ को लेकर जाएंगे तो मून क्या करेंगे, यकीनन इसकी निस्बत इसका जो अट्रैक्शन है वो कम होंगे ना। तो ये जो है यहाँ पे इसका इसी चीज़ का वेट जो है वो कम होंगे। समझ गए? तो वेट का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को अपनी तरफ जिस हिसाब से जो फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो होते हैं आपके पास वेट। समझ गए? तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये जो वेट है वो यकीनन एक फोर्स है, हमने सीखा। तो फोर्स के लिए आप जानते ही हैं कि हम न्यूटन से ही शो करते हैं। न्यूटन जो कि आप जानते ही है, उसी के नाम से ही हम एन से ही शो करते हैं ये जो वेट है ना, इसी को। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है, न्यूटन ही है। अब यहाँ पे ये फोर्स हो गए, यकीनी बात है। इसके बाद वेट हमें किस तरह से मिलेंगे वो आपने समझना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने सीखा कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी तरफ एक दूसरे को अगर इस तरह से खींचेंगे तो ये होते हैं आपके पास क्या होंगे, ग्रेविटी हम कहेंगे इसे। इसका ग्रेविटी यकीनी बात है ज़्यादा है, इसका ग्रेविटी कम है। तो इसका ग्रेविटी वो भी हम देखेंगे कि कितना है अर्थ का और मून का। तो यहाँ से आपने समझना है कि इसका जो ग्रेविटी है कि किस हिसाब से वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी मास के साथ, जो भी चीज़ आप वहाँ पे लेकर जा रहे हो और इसके करीब लेकर जाएंगे, तो यकीनी बात है इसका जो मास है अगर ज़्यादा हो वो, तो यकीनन वो उसका फोर्स ज़्यादा होंगे। जो कि हमने सीखा था, एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर होंगे तो जल्दी से वो नीचे आएंगे, और इसी तरफ मास कम हो तो उसका जो है वो भी कम होंगे। तो आपने वेट निकालने के लिए आपने क्या करना है, ग्रेविटी को, उसके जो ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रेविटी है दोनों के, उसको आपने क्या करना है उसके मास के साथ, तो उसके जो टोटल अमाउंट जो है, क्वांटिटी है, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तब आपको वेट का पता चल जाएंगे। ठीक, अगर हम ये जो अर्थ है उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो कितना न्यूटन होंगे, उसका जो ग्रेविटी है, या यूँ कहें उसका कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे होंगे, तो उसके लिए जो फिगर हमारे पास है अर्थ की, वो है आपके पास एग्जैक्ट जो है वो है 9.8। आमतौर पर हम इसके सोल्व करने में ईजी हो इसलिए 10 ही लेते हैं, तो 10 न्यूटन ही होते हैं। ये आपने याद रखनी है पर केजी। समझ गए? अगर आप 1 केजी जो चीज़ है उसको अगर आप अर्थ के ऊपर इस तरह से यहाँ पे रखेंगे तो उसका जो फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो ग्रेविटी, वो कितना होंगे आपके पास 10 न्यूटन होंगे। ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे 10 केजी हो, ये इसका जो मास है वो अगर 10 केजी हो तो यकीनन 10 न्यूटन होंगे। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो ग्रेविटी है अर्थ के ऊपर वो कितना है,
10 है। तो इसके साथ साथ आपने यहाँ पे एक और चीज़ सीखना है, वो है मून के ऊपर इसका जो है वो कितना होंगे। तो यकीनन आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि उसका 6 टाइम गुना ज़्यादा होंगे ना। तो ग्रेविटी जो मून है वो कितना न्यूटन, आप इसके साथ एन भी लिखना है। तो न्यूटन कितना होंगे वो आपने समझना है। तो हमने सीखा 1/6 यानी 6 टाइम ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ पे जी ऑफ अर्थ आप लिख सकते हैं। तो 1/6 जो कि हमने 10/6 करके लिखेंगे, तो यकीनी बात है 6 1 6 और 6 6 36, तो 1.6 होंगे आपके पास न्यूटन, जो कि मून के ऊपर ग्रेविटी इसका होंगे। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है। अब यहाँ से हम एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं कि ये इसका जो अट्रैक्शन है वो किस तरह से होंगे। तो यकीनन अगर आप ना यहाँ से छलांग लगाएंगे तो ये इसका जो खींचने का जो अमल है वो यकीनन बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। और अगर मून के ऊपर अगर आप इस तरह से बैठ के ना ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे या जंपिंग करेंगे तो फिर क्या होंगे, यकीनन आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाके फिर दोबारा वापस आस्ता आस्ता आएंगे बनिस्बत इसके। ठीक, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो ग्रेविटी है वो स्ट्रांग होंगे, जल्दी आपको खींच के रखेंगे और ऊपर जाने भी नहीं देंगे। अगर जाएंगे तो जल्दी से आपको नीचे लेकर आएंगे। और अगर मून के ऊपर आप इस तरह जंप करेंगे तो वो तो आप इजीली बहुत ज़्यादा ऊपर तक जंप भी कर सकेंगे, और साथ साथ उसका अट्रैक्शन खींचने का जो अमल है वो बहुत ही स्लो है, तो वहाँ से आप नीचे आने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये कुछ इसी वजह से इसका ग्रेविटी की वजह से ही इसी तरह के जो काम है वो होते हैं। तो यकीनन आपने इसको याद रखना है। इसके बाद है आपके पास टाइड्स एंड ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ मून। तो यकीनी बात है अगर आप देखेंगे तो ये जो अर्थ है वो क्या करते हैं, ये जो मून है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे ना, अट्रैक्ट का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यकीनन ये मून ये 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये भी आपने याद रखना है, ऐसे नहीं है कि ये अर्थ और मून बराबर है। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से मून क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ खींचने की यकीनन खींचेंगे, अट्रैक्ट का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारे पास आसपास आपको नज़र आ रहे हैं उस पर तो कोई फ़र्क नहीं भी होने वाली, लेकिन यहाँ जो समंदरी जो पानी है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। ठीक, इसीलिए समंदर का जो पानी है वो मैक्सिमम हो जाते हैं इसी के जो करीब वाला जो एरिया है वहाँ पे, और इसके अपोजिट जो यहाँ पे और यहाँ पे है वहाँ पे क्या होंगे, जो पानी का लेवल है वो कम होते हैं। ठीक, तो इसी वजह से क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से ये यहाँ पे मैक्सिमम होंगे उसका ओशियन लेवल, और यहाँ पे बाकी जो है एरिया है यहाँ पे यकीनी बात है इसका फोर्स कम होंगे, ग्रेविटी कम होंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, कम ही होंगे, इसका लेवल जो है ना वो कम होते हैं। ठीक, तो इसे हाई टाइड और लो टाइड्स कहा जाता है, तो इनको आपने याद रखनी है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो ज़मीन है वो यकीनन आप जानते ही है कि सूरज के गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारा अर्थ। ठीक, और इसके साथ साथ वो एक और काम भी साथ साथ करते जाते हैं, वो क्या है, वो यकीनी बात है ये जो है ना इसके साथ इस तरह से घूमने के साथ साथ ये खुद अपने मदार में इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से समझ गए, ये इस तरह से घूमते रहते हैं, तब जाके हमारा दिन और रात का जो है वो होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं इसी वजह से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और साथ साथ आपने एक और चीज़ यहाँ पे सीखनी है, ये दोनों तो हम सीख कर आए हैं पहले जानते ही है, आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो मौसम का जो मसला है ना वो भी इसी यहाँ पे एक और काम जो अर्थ करते हैं इसी वजह से होते हैं। क्या काम करते हैं, यहाँ पे फर्ज करें अगर ये जो अर्थ है उसका जो इक्वेटर है वो फर्ज करें यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो जो साइड जो है वो सन के बिल्कुल सीधा होंगे, उस साइड पे क्या होंगे, मौसम जो है वो गर्म होंगे, समझ गए। जैसे कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पे आ रहे होंगे, तो ये जो इलाका है यहाँ पे यकीनन ये इस तरह से घूम रहे हैं, तो ये जो इलाका है वहाँ पे मौसम क्या होंगे, गर्म होंगे। और यहाँ से जो सूरज की शुआएं सीधा पड़ने के बजाय जो इस तरह से तिरछी यहाँ पे जाके किसी भी एरिया के तक पहुँच रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होंगे, और ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होंगे, मौसम सर्द होंगे, मौसम क्या होंगे, यकीनन ठंड होंगे। ठीक, तो इस तरह से मौसम चेंज होते हैं। अब किस तरह से चेंज होते हैं, यकीनन आप
हमने देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे मौसम गर्म हो रहे हैं इस टाइम पे, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो तिरछी पड़ने की वजह से सूरज की शुआएं इस तरह से जाके ज़मीन के साथ टकराने की वजह से यहाँ पे मौसम ठंड रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ये जो ज़मीन है ना, ये क्या करते हैं वक़्त के साथ साथ वो इस तरह से घूमते रहते हैं, इस तरह से जो है ना कुछ डिग्री यहाँ पे इस तरह से झुकते हैं और दोबारा इस तरह से करते रहते हैं। ये किस तरह से, ये इस तरह से था, अब ये क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से, फिर दोबारा इस तरह से करते जाएंगे। तो यकीनी बात है आप अगर इसको थोड़ा सा घुमा के इस तरह से लेकर आएंगे ना, फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको थोड़ा से यहाँ से इस तरह से बनाऊँ, तो ये जो लाइन पहले यहाँ पे था इस तरह से घूम के यहाँ पे आएंगे तो क्या होंगे, यहाँ से लाइन बनेंगे। तो ये जो सूरज की रोशनी है वो यकीनी बात है इस एरिए पे तिरछी पड़ेंगे। पहले यहाँ पे सीधा जा रहा था, अब यहाँ पे क्या होंगे, वो तिरछी जाएंगे। तो ये जो इलाका है पहले गर्म था, अब क्या होंगे, ठंड होंगे। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जबकि ये जो इलाका है यहाँ पे सूरज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो इसलिए ये जो इलाका है यहाँ पे क्या होंगे, गर्म होंगे। तो ये जो गर्म और जो सर्द या ठंड जो सीज़न चेंज होते रहते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि सन की जो सूरज की शुआएं हैं, रोशनी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर स्ट्रेट हो तो गर्म होती है, अगर स्ट्रेट नहीं हो, जैसे कि आप जानते ही है, अगर आप गर्मियों के मौसम में ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो यकीनन आपको जो सूरज है ना वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर ही नज़र आएंगे सीधा। और जो सर्दियों का जो टाइम है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो क्या नज़र आएंगे, तिरछी नज़र आएंगे। तो इसी से ही आप समझ सकते हैं। तो ये इसी वजह से होती है, ना कि आपने आपके बुक में एक और चीज़ भी दिया हुआ है। तो ये अर्थ के ऊपर जो सन है ना वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, तो यकीनन यहाँ से जो डिस्टेंस ज़्यादा होने और डिस्टेंस कम होने की वजह से गर्मी और जो सर्दी का जो सीज़न है वो चेंज नहीं होते, ये आपने याद रखनी है। ठीक, तो इस तरह से ये काम करते रहते हैं। तो यहाँ से जो लाइन इस तरह से बनते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं, तो यकीनन ये जो लाइन है इसे एक्सिस कहा जाता है। तो ये कुछ अल्फाज है, इनको हम एक्सरसाइज में मज़ीद सीखेंगे, तो इनको आपने याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ से जब ये घूम के यहाँ पे आएंगे तो यकीनी बात है यहाँ से यहाँ तक का जो बना है डिग्री, ये कितना होते हैं इसको भी आपने याद रखना है, 23.5। तो 23.5 डिग्री इस तरह से हमारी जो ज़मीन है वो क्या करते हैं, झुकते हैं और दोबारा उसी जगह पे आते रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखने हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद आपके पास कंस्टलेशन दिया हुआ है। तो यकीनन आप अगर आप रात के टाइम पे ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो यकीनन आपको कुछ सितारों के यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा तो इस तरह से आपको सितारों का एक ग्रुप नज़र आएंगे, तो इसी को ही कंस्टलेशन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये इसलिए हम सीख रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो डायरेक्शन है ना, मशरिक़ मग़रिब शिमाल जुनूब, इसका भी पता आप इसके ज़रिए इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसीलिए इसको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इसको आपने याद रखनी है। इसके बाद अगला है आपके पास रिलेशन ऑफ अर्थ हेमिस्फीयर, लास्ट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये जो हमने अभी सीखा था इसी से ही रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो सन की जो शुआएं हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ जिस एरिए पे होंगे यकीनन यहाँ पे मौसम गर्म होंगे, और जो स्ट्रेट नहीं होंगे, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है वो, तो वहाँ पे मौसम सर्द होंगे। तो ये इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ और साउथ करके। समझ गए? इसको इस तरह से घूम के ना फिर आपने समझना है। तो यकीनन ये जो है इसको हमने इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर हम पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे अगर गर्म हो, मतलब मौसम गर्म हो, तो उसका जो अपोजिट है वहाँ पे साउथ जो साउथर्न जो एरिया है वहाँ पे मौसम क्या होंगे, ठंड होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक, अगर यहाँ पे ठंड हो, यहाँ पे गर्म होंगे, यहाँ पे गर्म हो तो यकीनन यहाँ पे ठंड होंगे, और यहाँ पे गर्म हो तो यकीनी बात है इसका उलट होंगे, यहाँ पे गर्म होंगे। तो ये इसी को कहा जाता है। तो इसको आपने याद रखनी है। हेमिस्फीयर जो है इससे अर्थ का जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है रोटेट के साथ, तो इसको आपने याद रखनी है। ठीक, तो यकीनन आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे MCQs के, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।